Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of December 2020. 1 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट ऑल्सो. इसको लाइक एंड शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. दूसरी चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे कल के डिस्कशन वीडियो की लिंक, जिसमें हमने चाइना का जो डैम का अनाउंसमेंट किया उन्होंने, उसकी लिंक दे दी है. तो आपने अगर वो डिस्कशन वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा. वो पूरा आपका एक मेंस का टॉपिक कवर कर देगा एक वीडियो में. नीचे लिंक दी हुई है और नीचे सीसेट कोर्स की लिंक है, प्लस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक है, तो आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है ना. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. आगे मूव करते हैं. आज के क्वेश्चंस पहले देखेंगे जिनके आंसर्स आपको करने हैं. पहला सवाल है सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला. सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्राफ्ट फेयर्स इन द वर्ल्ड है. इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑप्शंस आर फरीदाबाद, वाराणसी, लखनऊ या सूरत. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है कलबेलिया सॉन्ग. कलबेलिया फोक सॉन्ग का नाम आपने सुना होगा. आपको बताना है कि कलबेलिया कम्युनिटी किससे रिलेटेड है. ऑप्शंस आर नोमैड्स हु आर वेल नोन फॉर देयर प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस मेथड्स ऑफ कैटल ब्रीडिंग. B. Snake charmers living in the Thar deserts of Rajasthan. C. Reside in Kathiawad province and famous for producing salt in traditional way. या D. They live in Madhya Pradesh and primarily engage in slash and bird agriculture. तो कलबेलिया कम्युनिटी इनमें से कौन सी है आपको बताना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग. पहला स्टेटमेंट है लोमस ऋषि केव इन बराबर हिल्स ऑफ बिहार वर एक्सकेवेटेड बाय द आजीविका सेक्ट बाय अशोक. दूसरा स्टेटमेंट है करले केव्स इन महाराष्ट्र आर नोन फॉर होस्टिंग अ ग्रैंड चैत्य बिलोंगिंग टू अ बुद्धिस्ट सेक्ट. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आंसर आपको एंड में मैं बता दूंगा वीडियो के. ठीक है ना. तो आगे देखते हैं. अब हम मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज, जो मैप ऑफ द डे आज मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका दिस सऊदी अरेबिया मैप. तो सऊदी अरेबिया, पर्शियन गल्फ और अगल बगल की जो वाटर बॉडीज हैं वो मैं आपको बताऊंगा. तो ये जो बीच वाला पोर्शन रहता है ना बड़ा सा, जैसे ये अफ्रीका वाला पोर्शन रहता है, उधर साइड फिर इंडिया वाला पोर्शन आता है, इंडिया एशिया आ जाता है. तो उसके बीच का जो ये रीजन है ये आपका पर्शिया वाला रीजन है, पर्शियन रीजन है ना, पर्शियन गल्फ वाला रीजन. तो ये आपका सऊदी अरेबिया सबसे इंपॉर्टेंट. सऊदी अरेबिया की कैपिटल जो है वो रियाद है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रियाद इज द कैपिटल. देन कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी सऊदी अरेबिया में आपको दिखा देता है, जैसे कि अबहा एक प्लेस है, मक्का प्लेस है, मदीना प्लेस है. तो मक्का मदीना में ऊपर नीचे देख लो कौन सा है. जैसे मदीना ऊपर है आपका, है ना, दिस इज नॉर्थवर्ड, एंड मक्का आपका थोड़ा नीचे है. तो नॉर्थ एंड साउथ अगर आपको देखना तो आप देख सकते हैं. इसके अलावा जुबैल है यहाँ पे, खफजी है, एंड बुराइदा है. ठीक है ना. ये आपको कुछ जगह दिख रही है. जिद्दा, या बिल्कुल एकदम एकदम इसका जो ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है वहाँ पे जिद्दा है. देखो यानबू है. हाँ, तो ये जो प्लेसेस हैं दीज आर इन द सऊदी अरेबिया. ये इसके अंदर के प्लेसेस हैं. वाटर बॉडीज कौन कौन से जिनको ये देखो कर रहा है. पर्शियन गल्फ यहाँ पे कर रहा है, देन रेड सी को यहाँ पे कर रहा है, ये दिख रहा है ना. तो पर्शियन गल्फ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी जो है ईरान के और सऊदी अरेबिया के बीच में है पर्शियन गल्फ. अगर आपसे कोई पूछता है कि पर्शियन गल्फ कौन सी दो बड़ी, तो सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच में आपका पर्शियन गल्फ है. और ईरान और ओमान के बीच में गल्फ ऑफ ओमान है. याद रखिएगा, ईरान और सऊदी के बीच में पर्शियन गल्फ है और ईरान और ओमान के बीच में गल्फ ऑफ ओमान है, जो कि ये आपको गल्फ ऑफ ओमान दिख रही होगी. ठीक है ना. सऊदी के नीचे 2 कंट्रीज हैं, एक है यमन जहां पे हाउथी रेबल्स रहते हैं, और दूसरी है ओमान. दिस इज ओमान. फिर ओमान के ऊपर है यूएई, जिसके साथ यूएई के साथ बॉर्डर शेयर करता है. फिर उसके ऊपर है कतर, कतर दिख रहा होगा. फिर उसके ऊपर यहाँ पे आपको कुवैत दिख रहा होगा, एंड देन यहाँ पे आपको इराक दिख रहा होगा. दीज आर द कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया. यमन हो गया, ओमान होगा, यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया. इवन जॉर्डन ऊपर देखो, जॉर्डन भी बॉर्डर टच कर रहा है. जॉर्डन भी सऊदी के साथ देखो यहाँ पे बॉर्डर टच कर रहा है. तो दीज आर द कंट्रीज टचिंग देयर बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया, लैंड बॉर्डर. यहाँ पे रेड सी आपको दिखा दिया मैंने, और यहाँ पे आपको मैंने गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ दिखा दिया. ठीक है ना. रेड सी जो है वो सऊदी और इजिप्ट सूडान, ये इजिप्ट और सूडान है ऊपर नीचे, इजिप्ट और सूडान के बीच में. तो इधर साइड इजिप्ट और सऊदी के बीच में रेड सी है, सूडान और सऊदी के बीच में रेड सी है, ये आप बोल सकते हैं. और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पर्शियन गल्फ है. ओमान और ईरान के बीच में गल्फ ऑफ ओमान है ना. तो ये सारी चीज़ें, सारी वाटर बॉडीज जो मैंने आपको बताई.
प्लस जो लोकेशंस बताएं, जो कंट्रीज बताएं, इनको याद रखना. दिस इज अ मैप एंड आई होप यू विल दिस मैप एज वेल. दिस कैन कम इन हैंडी फॉर योर एग्जामिनेशन. आगे मूव करते हैं. कल आपको पता है एससीओ की जो सीएफएम की मीटिंग थी, जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स होता है, वो मीटिंग रखी गई थी कल, है ना. एंड इंडिया में ही हो रही थी. इंडिया होस्ट कर रहा है, मतलब कि ऑनलाइन है, लेकिन इंडिया इज द होस्ट फॉर दिस एससीओ मीटिंग. एंड ये पहली बार है जो इस तरह का इंटरनेशनल समिट जो कि इंडिया होल्ड कर रहा है. इसके अलावा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट, है ना. तो ये भी आपको याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहे थे. एससीओ के बारे में बेसिक फैक्ट मैंने बताया कि 8 मेंबर कंट्री है. 2001 में इसकी बनने की शुरुआत हुई थी. ये भी आपको पता है, समझिए कि 2001 में इसके बनने की शुरुआत हुई थी. पहले ये शंघाई 5 के नाम से जाने जाते थे, यानी कि पहले 5 ही मेंबर्स थे इनके अंदर, फिर शंघाई 5 के नाम से जाने जाते थे. उसके बाद उज्बेकिस्तान 6वां मेंबर बना, उज्बेकिस्तान. फिर इंडिया और पाकिस्तान. अभी 2017 में रिसेंटली 2 मेंबर्स और बने. तो पहले ये शंघाई 5 के नाम से जाने जाते थे. शंघाई 5 में उज्बेकिस्तान नहीं था. फिर जब 6th मेंबर आया तो उज्बेकिस्तान आया. फिर 2 मेंबर और आए, इंडिया और पाकिस्तान. कब आए? 2017 में आए. तब इसके टोटल 8 मेंबर हो गए, ठीक है ना. 8 मेंबर हो गए फिर इसके अंदर. अब कल जो बातचीत चली थी उसमें जो वेंकैया नायडू जी हैं, उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द कंट्रीज बिलोंगिंग टू शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये बोला कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द कंट्रीज फंक्शनिंग इन द एससीओ रीजन. और दूसरा उन्होंने बुद्धिज्म हेरिटेज को भी पॉइंट आउट किया. आगे मैं दिखाऊंगा आपको एक वर्चुअल लाइब्रेरी जो उन्होंने शोकेस की है फॉर शोइंग द बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड ऑल, है ना. तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर हुआ कि एससीओ कम्युनिटी के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का उन्होंने जिक्र जरूर किया है. इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि एससीओ के अंतर्गत एक एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर भी है. एससीओ के अंदर एक एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर भी है जिसको हम बोलते हैं रैट्स. याद रखिएगा, RATS, रैट्स, यानी कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर. ये रैट्स जो है ये एससीओ का एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म है, ठीक है ना. चूंकि अब बार बार एंटी टेररिज्म का नाम आ रहा है तो मैंने आपको सोचा कि ये बता दूं कि एससीओ के अंतर्गत एक एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है जिसको हम रैट्स बोलते हैं, ठीक है ना. तो इसको याद रखिएगा एंड दैट इज द थिंग. इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि कोविड-19 पैंडेमिक के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको भी खत्म करना है सारी कंट्रीज को मिलकर के. देन काउंटरिंग द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट मेडिसिन एंड डेवलपिंग मेडिसिन टूरिज्म. तो मेडिकल टूरिज्म डेवलप करना है एंड काउंटरफीट मेडिसिन को रोकना है. काउंटरफीट मेडिसिन को रोकना है, मेडिकल टूरिज्म डेवलप करना है एंड कोविड-19 के कॉन्सिक्वेंसेज को खत्म करना है. तो दीज आर द थिंग्स विच वर सेड इन द मीटिंग बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट काफी नॉलेजेबल है इंडिया के, है ना. तो ये तो आप जान ही सकते हो, इसको याद रखिएगा. Then depression puts Tamil Nadu, Kerala on cyclone watch. Another potential cyclonic storm. एक नया potential cyclonic storm आ सकता है, ठीक है ना. और अब जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो वॉच अपना इसने स्ट्रॉन्ग कर लिया है. आपके लिए क्वेश्चन ये है, मैं इसको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने 10 से 20 बार बता दिया है. आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ साइक्लोनिक स्टॉर्म. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना. दिस इज द थिंग विच यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है. एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आज के, मिस मत करना, वो ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा अच्छे एडिटोरियल. तो पहले मैं आपको न्यूज़ वाले पार्ट बता देता हूँ, है ना. न्यूज़ वाले पार्ट इतने नहीं है तो वो अब पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं. फाइट फेक न्यूज, ब्रिक्स मीडिया फोरम. अब ब्रिक्स मीडिया फोरम की मीटिंग हो रही थी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ब्रिक्स नेशंस, यानी कि कौन कौन से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो यहाँ जो ब्रिक्स नेशन के जो लोग थे वो उनके मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग कर रहे थे. और यहाँ पे इन्होंने एक मेनेस के बारे में बात की है. जो सबसे बड़ा मेनेस है वो है आपका फेक न्यूज. सबसे बड़ा जो मेनेस है वो है डिस इन्फॉर्मेशन. इसको उन्होंने वायरस ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन बोला है, ठीक है ना. वायरस ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन. तो हम देखते हैं वायरस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन के बारे में क्या क्या है. तो देखो, सबसे पहली बात तो अभी जो पैंडेमिक आया था तो पैंडेमिक में भी डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ा हमने देखा कि एक इशू बन के सामने आया था. पैंडेमिक के टाइम पे भी बहुत बड़ा इशू सामने आया था और उसी चीज को शायद इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ठीक है. उसी चीज को यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है, ठीक है. ब्रिक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए कि ब्रिक्स जो कंट्रीज है टोटल 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है. लिख लीजिए इसको कि ब्रिक्स कंट्रीज टोटल 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन है. 30% ऑफ द जीडीपी है. 30% ऑफ द जीडीपी याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इमर्जिंग ग्लोबल ब्लॉक के रूप में है. तो 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन का एंड 30% जो है वो जीडीपी का ये कंट्रीब्यूट करता है. तो दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अगर आप मुझसे पूछें कि पहला ब्रिक्स समिट कब हुआ था, तो पहला ब्रिक्स समिट हुआ था 2009 में, है ना, इन द रशियन फेडरेशन, एंड इट फोकस्ड ऑन द इशूज सच एज द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो ग्लोबल फाइनेंस के बारे में, क्योंकि उस समय आप सबको पता होना चाहिए कि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुई थी, और उसके बाद 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था। तो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के बारे में ये मीटिंग हुई थी। फिर साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था टू ज्वाइन द ब्रिक्स नेशन इन 2010 में इनवाइट किया गया, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड ब्रिक्स का एंक्रोनिम तभी इनको मिला था जब साउथ अफ्रीका आ गया था, ठीक है। एंड ये भी आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड आप इन सब चीज़ों को याद रखा करिए, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रिक्स बैंक ने की है वो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एनडीबी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर है आपका शंघाई में। याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी शंघाई में है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ब्रिक्स बैंक के रूप में जाना जाता है, एंड वहीं से बेसिकली ये बनता है, ठीक है ना। इस ब्रिक्स बैंक की जो बेसिक नींव रखी गई थी, स्टार्टिंग हुई थी वो 2012 से हुई थी, जब समिट न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली में हुआ था 2012 का समिट, याद रखिएगा ये भी 2012 का समिट न्यू दिल्ली में हुआ था, तब इसकी नींव रखी गई थी, तब इसका स्टार्टिंग हुआ था डिस्कशन। और 2014 में फोर्टालेजा अकॉर्ड, यानी कि फोर्टालेजा समिट हुआ था, तब कहना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनने के लिए बेसिकली स्ट्रेस दिया गया, और उसके एकदम कहना चाहिए कि नींव रखी गई। तो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको, 2014 का फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इन सब पॉइंट्स को आप नोट करते जा रहे हैं ना, आई होप। तो ये इसको याद रखिएगा, जैसे फोर्टालेजा डिक्लेरेशन या फोर्टालेजा अकॉर्ड, ये 2014 में हुआ था। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर एज वेल, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज बताता हूं कि इसमें एक और चीज का इंक्लूड किया गया था फोर्टालेजा अकॉर्ड में ही, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। याद रखिएगा, कंटिंजेंट, इसको लिख देता हूं मैं, कंटिंजेंट, ठीक है, और रिजर्व अरेंजमेंट। तो कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जो क्या है बेसिकली, जैसे बैलेंस ऑफ प्राइजेस क्राइस हो जाता है ना, बीओपी क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो आप सबको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आईएमएफ काम आता है ना। अभी तक हम आईएमएफ के काम लेते थे, 1991 में हमने यही किया था, आईएमएफ से मदद ली थी। तो उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को दूर करने के लिए बेसिकली ये कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट किया गया है। एंड कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट जैसे है कि इसमें इनिशियल टोटल कमिटेड जो वो लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर रखे जाएंगे, 100 बिलियन यूएस डॉलर। तो याद रखिएगा, 100 बिलियन यूएस डॉलर का ये कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट स्टार्ट से किया गया है। 2014 में ही फोर्टालेजा डिक्लेरेशन का ही पार्ट था ये कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर, ठीक है ना। आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट जो कि मैंने आपको बताए, एंड ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स, है ना। मैंने लगभग ब्रिक्स का पूरा ही बता दिया आपको। बुद्धिस्ट फिलॉसफी कनेक्ट्स एससीओ नेशंस। अब ये बेसिकली कहा गया कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है वो एससीओ नेशंस को कनेक्ट करती है। वेंकैया नायडू जी ने यही बोला, और उन्होंने ओपन वर्चुअल एग्जीबिशन भी दिखाया जिसमें बुद्धिस्ट उन्होंने शोकेस किया। तो ये आपको बहुत ही प्यारा एक बुद्धा का उन्होंने देखो वर्चुअल उसमें दिखाया गया। स्लीपिंग बुद्धा बोलते हैं इसको, या बुद्धा इन निर्वाणा बोलते हैं। याद रखिएगा, स्लीपिंग बुद्धा या बुद्धा इन निर्वाणा, दिस इज फ्रॉम ताजिकिस्तान, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। दिस इज स्लीपिंग बुद्धा और बुद्धा इन निर्वाणा, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम ताजिकिस्तान। दिस इज स्लीपिंग बुद्धा या बुद्धा फ्रॉम निर्वाणा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो दिस वॉज शोकेस्ड ऑल्सो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्लीपिंग बुद्धा, बुद्धा इन निर्वाणा भी रिसेंटली न्यूज में था, कहाँ पे न्यूज में था, तो ये आप बता सकते हैं ताजिकिस्तान के हैं, एंड एससीओ समिट में दिखाया गया, ठीक है। आगे देखो, यूपी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस चैलेंजेस एससी ऑर्डर्स। अब देखो बेसिकली बात यह है कि अभी यूपी में कन्वर्जन के अगेंस्ट एक ऑर्डिनेंस पास हुआ। मैंने बताया था कि आनंदीबेन पटेल ने एक ऑर्डिनेंस को ग्रीन गो दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि जो ये ऑर्डिनेंस आया है ये सुप्रीम कोर्ट की काफी सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाता है। कैसे ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ही एक ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि द चॉइस ऑफ अ लाइफ पार्टनर, ये देखो लिखा हुआ है, the choice of a life partner whether by marriage or outside it is a part of an individual's personhood and identity। ये कहा गया था by जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कि the choice of the life partner is your own domain, is your own, में आपका इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है।
मैटर्स ऑफ ड्रेस एंड फूड, ऑफ आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज, ऑफ लव एंड पार्टनरशिप आर विद इन द सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी, आपके आइडेंटिटी के पार्ट होते हैं. नाइदर द स्टेट नॉर द लॉ कैन डिक्टेट अ चॉइस ऑफ पार्टनर और लिमिट द फ्री एबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन टू डिसाइड ऑन दीज मैटर्स, है ना. तो ये बिल्कुल भी स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकते इन चीज में कि आप किसके साथ रहें किसके साथ ना रहें. This is the thing which you should remember. Any interference by the state in an adult's right to love and marry has a chilling effect on the freedom. अगर आप किसी व्यक्ति को शादी करने से रोकते हैं किसी व्यक्ति से जिससे वो चाहता है, तो that has a chilling effect on the freedom. Intimacies of marriage lie within the core zone of privacy which is inviolable. जो intimacies है marriage की, they lie within the core zone of privacy which is inviolable. उसको violate नहीं किया जा सकता. तो these are the things which you should remember. These are very good for आंसर राइटिंग एज वेल. आंसर राइटिंग में आप इन फैक्ट्स का यूज कर सकते हो. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के जो कोट्स हैं उनका यूज कर सकते हो. अगला जो न्यूज है वो है इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज क्रूशियल सेज एफएटीएफ. एफएटीएफ ने कहा है कि जो पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं उनको इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, है ना, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, है ना. तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग अगर आपको रोकना है तो आपको इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना पड़ेगा. इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना. अब देखो मैं थोड़ा एफएटीएफ के बारे में बताता हूँ. एफएटीएफ जो था वो आपका 1989 में बना था. इट वाज फॉर्म्ड इन 1989 और ये बना था G7 के इनिशिएटिव पे. इट वाज फॉर्म्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7. जब ये इनिशियली बना था तब ये बना था मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए. याद रखें केवल और केवल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था. 2001 में इसके अंतर्गत एक और काम जोड़ दिया गया. 2001 में इसके अंदर जो काम जोड़ा गया वो था टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का, ठीक है ना, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का. और टेरर फाइनेंसिंग के लिए इसने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि आपको ये काम करना है. तो जो कंट्रीज टेरर फाइनेंसिंग को नहीं रोकती हैं फिर उनको ग्रे लिस्ट, इसीलिए इंडिया जो है वो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है ऑफ द एफएटीएफ लिस्ट. एंड अगर उसने अभी भी 3-4 जो काम नहीं किए, अगर वो नहीं किए तो दे विल बी सून इन द ब्लैक लिस्ट ऑल्सो, है ना. तो हो ही जाए, भगवान करे, ब्लैक लिस्ट तो ज़्यादा अच्छा है. आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. यू कैन मूव विद मी. बैंक क्रेडिट ग्रोथ टू स्टे स्लो इन द नियर टर्म. तो यहाँ पे जो बैंक क्रेडिट है वो लो रहेगी, अभी भी स्लो रहेगा. बैंक क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगा. तो अगर 16 का या 17 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो उसमें क्रेडिट ग्रोथ एक बहुत बड़ी समस्या थी, है ना, कि बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा. देखो मैं थोड़ा सा आपको बैंकिंग सिस्टम बताता हूँ. बैंक में 2 पार्ट होते हैं. एक होता है क्रेडिट, एक होता है एसेट एंड एक होता है लाइबिलिटी, है ना. एसेट एंड लाइबिलिटी. आप जो पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक में, आप जो पैसा डिपॉजिट करते हो वो मान लिया कि बैंक के पास जो पैसा आता है वो उनकी लाइबिलिटी होती है. ये याद रखेगा कि बैंक के पास जो पैसा आता है ना इस तरीके का डिपॉजिट के रूप में, ये आपका जो डिपॉजिट होता है दैट इज द लाइबिलिटी फॉर द बैंक. क्यों? क्योंकि बैंक को वो पैसा आपका लौटाना भी है प्लस बैंक को उसमें आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना, तो दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक. लेकिन बैंक जो क्रेडिट देती है, यानी कि बैंक जो लोन देता है या क्रेडिट देता है, दैट इज द एसेट फॉर द बैंक. वो बैंक का असली एसेट है. तो 2016-17 के जो इकोनॉमिक सर्वे थे उसमें उन्होंने बताया था कि बैंक का एसेट नहीं बढ़ रहा है. मतलब कि बैंक का एसेट नहीं बढ़ रहा, मतलब कि बैंक जो लोन देता है वो नहीं बढ़ रहा है, यानी कि बैंक जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है वो नहीं बढ़ रहा है. मतलब कि क्रेडिट ग्रोथ यही है, इसी को बोलते हैं क्रेडिट ग्रोथ, कि बैंक का एसेट ना बढ़ना क्रेडिट ग्रोथ कहलाता है. तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? सबसे पहले उस समय नहीं बढ़ रहा था, उसका रीजन था एनपीए. दैट टाइम द रीजन वाज एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इतने ज्यादा हो गए थे कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी किसी और को लोन देने की. उनको लग रहा था कहीं इसको देंगे ये भी डूब जाएगा, है ना. तो बेसिकली अभी भी क्रेडिट ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है. इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्लोअर. अब क्यों स्लो रहेगी? बिकॉज ऑफ द, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि रिमेन स्लोअर इन द नियर टर्म्स एज बैंक्स आर बीइंग सेलेक्टिव इन गिविंग द फ्रेश लोन्स ड्यू टू एसेट क्वालिटी कंसर्न्स. तो वही वाली बात है, अभी भी वही एसेट क्वालिटी का है कि किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं. सही व्यक्ति को दें, सही व्यक्ति को अगर नहीं देंगे तो पैसा डूब जाएगा. दे आर बीइंग सेलेक्टिव, तो वो थोड़ा सेलेक्टिव रह रहे हैं. फिर कोविड-19 में हमने देखा कि किस तरीके से लगभग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज डूबने के कगार पे आ गई हैं. तो दैट इज अनदर थिंग कि जिस कारण से बैंक सब थोड़ा सोच समझ के पैसा देंगे, ठीक है ना, ये भी याद रखेगा. यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लिखा हुआ है. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब होता है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1934 का उसके शेड्यूल 2 में होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल.
शेड्यूल 2 में आ रहे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1934, वो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। Standard & Poor Global to acquire IHS Markit in $44 billion मेगा डील। तो S&P जो है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन जो है, उसने IHS मार्केट लिमिटेड को खरीद लिया है $44 बिलियन की डील में। याद रखिएगा IHS मार्केट ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने PMI का नाम सुना होगा, PMI का नाम सुना होगा, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो IHS मार्केट ग्रुप ही निकालता था, है ना। PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो था वो, जिसमें हम बात करते थे कि अगर 50 से ज्यादा है, अगर उसकी वैल्यू 50 से ज्यादा है तो PMI की बात कर रहा हूं अभी, अगर PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की वैल्यू 50 से ज्यादा है तो वो दिखाता है ग्रोथ, और अगर 50 से कम है तो वो दिखाता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब 50 से ज्यादा में एक्सपेंशन, 50 से कम में कॉन्ट्रैक्शन, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में। तो ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। तो IHS मार्केट ग्रुप को स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने खरीद लिया है, तो ये भी आप चीज याद रख सकते हैं। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर देम। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। बहुत ज्यादा अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, द बेस्ट वन, द पेरिल्स ऑफ अ डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट एग्री मार्केट। द पेरिल्स ऑफ अ डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट एग्री मार्केट। यहां पे ऑथर, देखो यहां से मैं बताता हूं। The National Commission on Agriculture has recommended that every Indian farmer should be able to reach a mandi in 1 hour by a cart। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है उसने ये अभी कहा था, रिसेंटली रिकमेंड किया था, रिसेंटली नहीं लेकिन उसका रिकमेंडेशन ये है कि हर फार्मर मंडी तक 1 घंटे में पहुंच जाए, इतनी दूरी पे एक मंडी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ऑथर, मैं क्यों ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि ऑथर जो है वो एक बिल का डिस्कशन करेगा, वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। जो अभी 3 लॉज हैं उनमें से एक लॉ ये भी है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अब ऑथर ने यहां पे ये बोला है कि जब ये एक्ट आ रहे थे, यानी कि FPTC जब एक्ट ये लाया जा रहा था, तब ये कहा जा रहा था कि मंडी और ये मंडी में ज्यादा अच्छे से नहीं हो रहा, मंडी में काम सही नहीं हो रहे हैं, ये इस तरीके की चीजें बोली गई, तब जाके ना प्राइवेट ट्रेड आपने इस तरह से अलाउ किया। तो मैं आपको बता दूं, ऑथर ने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रीजन दिए हैं। सबसे पहला रीजन कि ऑफिशियल डेटा अगर आप देखें कि पैडी और व्हीट के लिए भी केवल 29% एंड 44%, ओनली 29% एंड 44% ऑफ द हार्वेस्ट इज सोल्ड इन मंडी। केवल 29% एंड 44% ऑफ द हार्वेस्ट ऑफ पैडी एंड व्हीट इज सोल्ड इन मंडी, while 49% and 36% is sold in either local or private trade एज और एन इनपुट डीलर। तो ये आपको याद रखना है कि अभी भी जो काम है मंडी में पूरा नहीं जाता। ऐसा नहीं कि आप मंडी में पूरा जा रहा था, जो अभी आपने नए रिफॉर्म्स किए तो बहुत कुछ नया कर दिया है, तो मंडी में तो अभी भी नहीं जाता था, वो प्राइवेट ट्रेड करते थे। इनफैक्ट प्राइवेट ट्रेड से भी ज्यादा वो लोकल ट्रेडर को बेच देते थे, बाहर निकलना ही नहीं पसंद करते थे। क्यों? अब वो मैं आपको बता रहा था कि रीजन उसका ये है कि इंडिया में मंडी की संख्या ही कम है, इंडिया में द नंबर ऑफ मंडीज आर लेस, और नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन दिया था कि 1 घंटे के डिस्टेंस के अंदर एक मंडी अवेलेबल होनी चाहिए फार्मर्स के लिए, ठीक है ना। और इंडिया में ओनली 6,630 मंडीज है 2019 में, है ना। और ये रिकमेंडेशन अभी भी है। द कमेटी वाज फॉर्म्ड रिसेंटली एंड उसने रिकमेंड किया कि कम से कम 10,130 मंडीज होनी चाहिए इंडिया में, कम से कम 10,130 मंडीज होनी चाहिए। तो बेसिकली दीज आर द रिकमेंडेशन एंड मंडी के नंबर कम है, दिस इज द थिंग। दूसरा रीजन जो ऑथर ने बोला है कि मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स दे सेल देयर मार्केटेबल सरप्लस, दे डू नॉट फाइंड इट इकोनॉमिकल टू बियर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब जो बहुत छोटे जो फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी मंडी तक नहीं जाते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है और वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की इतनी वो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करके लेके जाएं और फिर वहां पे उस सामान को बेचे। इसलिए वो क्या करते हैं, they just sell it at their local market, वो अपने लोकल मार्केट। थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज जो ऑथर ने बोली है इस एक्ट के अगेंस्ट, वो ये बोली है कि फ्रीडम टू सेल आउटसाइड द मंडी। जैसे अब जो एक्ट आया उसको क्या बोला जा रहा है कि इसमें आपको फ्रीडम मिलेगी, आउटसाइड द मंडीज आप बेच सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो ऑथर ने कहा है फ्रीडम टू सेल आउटसाइड द मंडीज इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मेनी स्टेट्स। अभी भी 19 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स अलाउ किया हुआ है। यानी कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे अभी भी आप परचेज कर सकते हो आउटसाइड द मंडी रेगुलेशन।
मंडी के बाहर आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इतना सब कुछ करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ा। ऑथर ने कहा कि आपने तो लॉजिक ये दिया है जो नए फार्म लॉज आए हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ये सब होगा, लेकिन 19 स्टेट्स में ऑलरेडी है, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं हो कि प्राइवेट मार्केट्स बहुत ज्यादा इमर्ज हुए हो या उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया हो। तो ऑथर ने कहा कि उसका भी रीजन है, उसका प्रॉपर रीजन ये है कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाती है, प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाती है कलेक्शन एंड एग्रीगेशन में, ठीक है ना। तो वही पॉइंट ऑथर ने यहां पे भी हाईलाइट किया है कि अभी भी जब आउटसाइड द मंडी आप करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा रहेगी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगी वो फिर से सेम इफेक्ट डालेगी और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज ये उन्होंने बोला है कि अभी तक क्या होता था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो लगती थी मंडी में, यानी मंडी में जो टैक्सेस लगते थे, मंडी में जो टैक्सेस लगते थे, अभी रिसेंटली बोला गया कि अब ये मंडी को टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे और मंडी टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। तो अब ऑथर ने बोला है कि वो जो मंडी टैक्स कलेक्ट करती है वो कोई वेस्ट में नहीं जाता है, बहुत अच्छे काम के लिए आता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ऑथर ने बोला है कि मंडी में जो टैक्स एपीएमसी मंडी में कलेक्ट होता था वो एपीएमसी मंडी के ही रिनोवेशन में, वो एपीएमसी मंडी के ही री इन्विगोरेशन में काम आता था, उसको दोबारा से रिवाइटलाइज किया जाता था बाय यूजिंग दैट मनी। दूसरा चीज सेकंड, पंजाब में क्या होता है कि पंजाब में जो डेवलपमेंट फीस लगती है, पंजाब में मंडी डेवलपमेंट फीस या इस तरह से जो यूज होती है उसका यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग रूरल रोड्स, फॉर रनिंग द मेडिकल एंड वेटनरी डिस्पेंसरीज, फॉर सप्लाइंग द ड्रिंकिंग वाटर, फॉर इंप्रूविंग सैनिटेशन, एक्सपैंडिंग द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यही पैसा वहां पे भी काम आता है, ठीक है ना। तो मार्केट कमेटी फी और रूरल डेवलपमेंट फीस लगती है वहां पे, वो बेसिकली इस सब कामों के लिए यूज होता है। तो ऑथर ने कहा कि ऐसा नहीं कि वो जो पैसा लग रहा था वो वेस्ट हो रहा था, वो दैट वाज आल्सो यूज्ड इन वन वे और द अदर। बट अब जो है वो ये जब सिस्टम नहीं रहेगा तो डेफिनेटली मंडी सिस्टम से वीक होगा, द मंडी सिस्टम विल बी वीक इन इटसेल्फ। ऑथर ने फेट ऑफ एमएसपी के लिए ये बोला है कि डाउट के बिना हम ये कह सकते हैं कि एमएसपी रिजीम जो है वो कमजोर होगी, और होगी नहीं, कमजोर ऑलरेडी हो रही है ना। एमएसपी रिजीम ऑलरेडी कमजोर हो रही है। क्यों? फर्स्टली देखो ऑथर ने बोला है कि लेबर इनपुट एंड लेबर कॉस्ट आर राइजिंग शार्पली, इनपुट और लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इनपुट और लेबर कॉस्ट जब बढ़ती है तो उसी के रेशियो में आपको एमएसपी भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब लेबर का कॉस्ट दे रहा है फार्मर, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो अपना प्रॉफिट भी तो बढ़ाएगा। अगर प्रॉफिट बढ़ाएगा तो मतलब प्रॉफिट अगर सेम रखना है तो उसको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, तो मतलब कि एमएसपी बढ़नी चाहिए। बट ऑथर ने एग्जैक्टली बोला कि पिछले 5-6 साल में अगर देखा जाए तो 6 सालों में जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एमएसपी है दैट हैज बीन वेरी स्लो, एंड दैट हैज बीन स्लोअर व्हेन कंपेयर्ड टू योर इंक्रीज इन द इनपुट एंड लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके प्रपोर्शन में जो आपकी एमएसपी बढ़नी चाहिए दैट इज नॉट इंक्रीजिंग टू दैट लेवल, ठीक है। देन कमीशन फॉर ये सीएसीपी जो है, जो रिकमेंडेशन देता है एमएसपी का, सीएसीपी, इट हैज बीन रिकमेंडिंग टू द गवर्नमेंट दैट ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन शुड एंड। उन्होंने सीएसीपी ने ऑलरेडी अभी रिकमेंड किया हुआ है कि ओपन एंडेड जो प्रोक्योरमेंट होता है वो खत्म होना चाहिए, है ना। अब ये जो चीजें हैं ये सीएसीपी खुद एमएसपी रिकमेंड करता था, वो कह रहा है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट खत्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फार्मर्स को डरने की जरूरत है ऑलरेडी, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल के फ्यूचर में एमएसपी रिजीम वीक हो, फिर उसके बाद खत्म कर दी जाए, ठीक है ना। तो वही ऑथर ने बोला कि इफ मंडी वीकन एंड प्राइवेट मार्केट्स नॉट सफिशिएंटली रिप्लेस देम, मतलब अगर मंडी भी वीक हो गई और प्राइवेट मार्केट्स ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट के कारण उनको रिप्लेस नहीं किया प्रॉपर्ली, तो फार्मर्स जो रहेंगे वो केवल और केवल अनरेगुलेटेड ट्रेडर्स के हाथ में रह जाएंगे। दे विल बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द अनरेगुलेटेड ट्रेडर्स। तो मतलब समझ रहे हो ना कि उन्होंने तो ये सोचा है कि मंडी हटा करके ट्रेडर्स आएंगे, प्राइवेट ट्रेडर्स आएंगे, बट होगा क्या? ना प्राइवेट ट्रेडर्स आएंगे ना मंडी अच्छे से काम करेगी, तो कहां रह जाएंगे? वो रह जाएंगे अनरेगुलेटेड ट्रेडर्स के हाथों में, ठीक है ना। जो वही फिर मदर इंडिया जैसे कहानी होगी पूरे गांव में, ठीक है। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अब क्या करना चाहिए? तो ऑथर ने कहा कि डिस्कशन होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, एंड फर्स्ट इंडिया नीड्स टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ मंडीज, इंडिया को मंडीज की डेंसिटी को इंक्रीज करना चाहिए। देन इन्वेस्टमेंट इन द मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। और एमएसपी रिजीम को खत्म तो नहीं करना चाहिए, प्लस उसका इंक्रीज जो है वो ऐसा करना चाहिए कि दैट शुड बी इन ट्यून विद द इंक्रीज इन द
इनपुट कॉस्ट, जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है वैसी रेशियो में, उसी प्रपोर्शन में आपकी ये एमएसपी भी बढ़नी चाहिए। सो दैट दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए ताकि फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द पीडीएस सिस्टम, यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए उसका पीडीएस सिस्टम का, ठीक है ना। दूसरा, केवल ज्यादा नंबर ऑफ मंडीज नहीं चाहिए, नॉट ओनली मोर मंडीज आर नीडेड बट ऑल्सो योर बेटर मंडीज आर नीडेड। ना केवल ज्यादा मंडी चाहिए बल्कि बेटर मंडीज भी चाहिए, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखने की जरूरत है कि वहां पे किसी तरीके का कॉल्यूशन ना हो रहा हो, फार्मर्स को ऐसा ना हो कि कम प्राइस मिल रहा हो। तो ये सब चीजें थोड़ा चेक करके, मॉनिटरिंग करके अगर आप करेंगे तो दैट विल बी टू मच गुड फॉर दैट। अगला जो आर्टिकल है वो है मिसगाइडेड पॉलिसी दैट कट्स डीप इनटू द पेशेंट सेफ्टी। अब ये रिसेंटली आयुर्वेद के जो उनको अलाउ किया जा रहा है सर्जिकल, उसके लिए ईएनटी डेंटिस्ट्री की जो सर्जरीज है उनके लिए अलाउ किया जा रहा है, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया। ऑथर ने कहा कि ये मिसगाइडेड पॉलिसी है ना। ऑथर ने कहा कि जब कोई डॉक्टर इस तरीके से एलोपैथिक डॉक्टर या जो सर्जन होते हैं देयर आर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। और सर्जरी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ये तो पता होना चाहिए कि सर्जरी कब करनी है, बट आपको उससे जरूरी ये पता होना चाहिए कि सर्जरी कब नहीं करनी है ना। तो केवल सर्जरी आना, जैसे देखो क्या होता है, एक अनपढ़ आदमी भी चाहो आप तो वो ट्रांसफार्मर बना देता है, गांव में सब कुछ कर देता है। बट अब आप सोचो कि सिंस ये ट्रांसफार्मर बना देता है इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना दिया जाए या एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डाल दिया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। वही चीज ऑथर ने यहाँ पे बोली कि नॉलेज होना, सर्जरी कर पाना अलग चीज है। नो वन इज क्वेश्चनिंग कि आप सर्जरी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन सर्जरी सिर्फ कर पाना क्या वो इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सर्जरी कब नहीं करनी है। एवरी डिसीजन दैट अ डॉक्टर टेक्स वो आपको लेने पड़ेंगे कि सर्जरी किस कंडीशन में नहीं करनी है, कैसे, क्योंकि सर्जरी तो रूल नहीं है, सर्जरी एक्सेप्शन है ना। आपको उसको अवॉइड करना है जब तक वो हो सके, उसके बाद आपको करनी। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना जरूरी है। दूसरी चीज ऑथर ने बोला है सेफ सर्जरी रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, उसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये कोई एक डिसिप्लिन नहीं है सर्जरी, सिर्फ ऐसा नहीं कि सर्जरी सिर्फ एक चीज हम पढ़ लिया आप सर्जरी कर लेंगे। आपको मल्टीपल डिसिप्लिन आने चाहिए। इनफैक्ट सर्जरी में भी डिफरेंस होता है। अगर एक व्यक्ति न्यूरो सर्जन है तो दूसरे वो सिंपल सर्जरीज नहीं करेगा, ट्रॉमा का दूसरा है, उसका दूसरा होता है। इस तरीके से सब अलग होता है। ऐसा नहीं कि सर्जरी कोई एक ऐसी यूनिवर्सल कला है जो आपको आनी चाहिए, उसका सब्जेक्ट एक्सपर्टीज भी होना जरूरी है, प्लस आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज होना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सब ऑथर ने बोला है। देन ऑथर ने ये भी कहा है कि पेशेंट की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको जियोपार्डाइज ना किया जाए बाय यूजिंग दिस जनरल सिस्टम। अगर आप देखो यहाँ पे एक जो काफी हार्श स्टेटमेंट लगेगा, लेकिन ये ऑथर ने कहा है Safe and effective healthcare should not become a casualty of a misguided desire to protect the indigenous system। सिर्फ ये कि इंडिजिनस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, इस कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी अनशंट के नियम निकाल के ला दो, कुछ भी अनशंट की आप एलिजिबिलिटी आप अलाउ कर दो। तो ये ऑथर ने यहाँ पे कहा है। दूसरी चीज ऑथर ने ये भी कही है कि जो क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर received in India is highly dependent on the personal resources. Surgical facilities are manned by graduates of Ayurveda will be patronized only by the poor। तो ये भी एक चीज है कि जो आयुर्वेदा के जो वो हैं, अगर वो सर्जरी करेंगे तो केवल उसको पुअर पर्सन ही लेगा, कोई भी वो वैसा व्यक्ति नहीं लेगा जो कि अफोर्ड कर सकता है रिसोर्सेज को, ठीक है ना। तो ये ऑथर का यहाँ पे कहना है। एंड ये जो है इनइक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। दिस विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी मच फर्दर, और ज्यादा इनइक्वालिटी इंट्रेंच हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि कोई देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स इन रूरल एरियाज। इसको अगर आपको एड्रेस करना है तो उसके लिए ऐसे नियम मत लाओ कि रूरल एरियाज में शॉर्टेज है तो आप आयुर्वेदा के लोगों को अलाउ कर दो सर्जरी और बोलो कि ठीक है अब आप चले जाओ वहां पे। आपको क्या करना चाहिए कि आपको और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए, ताकि जो लोग 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, जिनको फिर आयुर्वेदा ऑप्ट करना पड़ता है, वो आयुर्वेदा ना ऑप्ट करके MBBS ही करें, है ना। तो बेसिकली दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज मच बेटर, एंड वहां से सेफ्टी ज्यादा हो पाएगी। दैट इज द थिंग व्हिच हैज बीन सेड बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक ये आर्टिकल आपको बताना चाहिए। आप एक बार रीड कर लेना इस चीज को, ठीक है ना। रिकैलिब्रेटिंग इंडिया नेपाल टाइज, रिकैलिब्रेटिंग इंडिया नेपाल टाइज में बस लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको नेपाल के साथ देखनी है वो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हमको मेंटेन करने की जरूरत है। और हम एक और चीज देखना है कि इंडियन वर्कर जो है, इंडियन वर्कर्स इन नेपाल कॉन्स्टिट्यूट अ बिग पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स एंड सेंड अबाउट 3
बिलियन रेमिटेंस इन इंडिया एवरी ईयर। जो वहाँ के लेबर फोर्स हैं, इंडिया के लेबर फोर्स नेपाल में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लगभग $3 बिलियन वो रेमिटेंस सेंड करता है, रेमिटेंसेस टू इंडिया, ठीक है ना। रेमिटेंस के टर्म्स में नेपाल जो है 8th रैंक पर आता है। So the government of India needs to keep in mind that many households in India are being run with the remittances from Nepal. Second, Nepalis have migrated in the past 20 years to more than 100 countries. India is not the only country that Nepal relies on for jobs and education. And ये हमको देखने की जरूरत है कि नेपाल की जो एस्पिरेशन है बढ़ती जा रही है, उनको उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अगर वो आए भी इंडिया में आए, अच्छा काम करे, अच्छा कंट्रीब्यूशन करे, ठीक है ना। एंड हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ पे जोग्राफिकल टाइज अपने स्ट्रॉन्ग करें, बॉर्डर हमारे ओपन है, वो ओपन ही रहे, प्लस हम और ज़्यादा उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को इंक्रीज करें। सो दीज आर द थिंग्स विच वर सेड। आरटीए वाला आर्टिकल वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेना, अगर आपको सही लगता है कि तो हम डिस्कस कर लेंगे। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।